अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं हम आज। तो हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एक एक कर इन एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। 8B.1 और 8B.2 के लिए पहले डेटा लिखा हुआ है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू जॉइंट प्रोडक्ट्स पी एंड आर इन अ कॉमन प्रोसेस। डेटा फॉर जून आर एस फॉलोज। और आपको जून के बारे में डेटा दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री 1000। जब मैं यहाँ पर प्रोसेस का टी अकाउंट बना लूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग WIP आपको दिया हुआ है 1000। डायरेक्ट मटेरियल एडेड 10,000। मटेरियल जो ऐड हुआ है वो दिया हुआ है 10,000। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है 12,000। क्लोजिंग WIP 3,000। फिर लिखा हुआ है प्रोडक्शन के यूनिट्स P और R के 4,000 और 6,000। सेल्स के यूनिट्स 5,000 5,000 और सेल्स प्राइस पर यूनिट 5 और 10। If cost are apportioned between joint products on a sales value basis, what was the cost per unit of product R in June? अच्छा, joint products क्या क्या हैं? joint product P और joint product R, ये दो joint products हैं। हमें ये बताना है कि अगर सेल्स रेवेन्यू की बेसिस पर कॉस्ट को बांटा गया तो आर की जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो क्या होगी। अच्छा, जब हम सेल्स रेवेन्यू की बेसिस पर अपने कॉस्ट को बांटते हैं तो पहले तो देख लेते हैं कि कॉस्ट क्या है, इन दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी। ओपनिंग WIP है, मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है, क्लोजिंग WIP है। तो इन दोनों की जो टोटल कॉस्ट होगी ना वो क्या होगी। टोटल कॉस्ट ऑफ P एंड R। P एंड R की जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 1,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 माइनस 3,000। 20,000 हो जाएगी कॉस्ट। अब ये जो 20,000 की कॉस्ट है ये P और R के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, यह आपका सवाल था। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप देखें तो P के जो सेल्स के यूनिट्स है वो 5,000 है और प्रोडक्शन के यूनिट 4,000 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस तरह से हो सकता है कि मे बी पिछले साल कंपनी का कोई ओपनिंग स्टॉक भी था जो इस साल बिका है। P का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, पहली चीज। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। दूसरी चीज ये है कि जब हम सेल्स रेवेन्यू की बेसिस पर अपने कॉस्ट को बांटते हैं तो यूनिट सोल्ड की बेसिस पर नहीं बांटते, हम यूनिट्स प्रोड्यूस की बेसिस पर बांटते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है और मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू मालूम करनी है। आप इसको यूं सोचें कि व्हाट इफ के ये कॉस्ट इनकर हुई है ना, P और R बने इससे। अगर यूनिट सोल्ड इस साल के 0 0 होते तो क्या मैं यहाँ पर 0 और 0 एलोकेट करता कॉस्ट। यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी ना, जब सेल्स वैल्यू बेसिस होगा तो प्रोडक्शन के जो यूनिट्स की सेल्स वैल्यू जब वो बिकेंगे और होनी चाहिए उस बेसिस पर एलोकेट होगी। सो अब सेल्स वैल्यू बेसिस वाला मेथड हमें यूज करना। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है और टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना है। दो चीजें हमारे पास P एंड R। 4,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स हैं। 5 और 10 है। सेल्स रेवेन्यू जो है वो 4,000 इंटू 5 20,000 बनता है और 6,000 इंटू 10 60,000 बनता है। टोटल कितना है? 80,000। सो अब कॉस्ट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टोटल कॉस्ट उठाई डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स और P के लिए मल्टीप्लाइड बाय सेल्स रेवेन्यू ऑफ P। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू दोनों प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लाइड बाय P का सेल्स रेवेन्यू, ये 5,000 आता है। और R के लिए अगेन क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू यानी कि 80,000 मल्टीप्लाइड बाय R वाला सेल्स रेवेन्यू यानी कि 60,000। सो ये कितना आएगा? 15,000। तो ये मेरा टी अकाउंट जो है वो प्रोसेस का कंप्लीट होता है, लेकिन उसने कॉस्ट पर यूनिट पूछी थी।
अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ आर, आर बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो आर की 15,000 रुपए की कॉस्ट है जिसमें आर के 6,000 यूनिट्स बने हैं। ठीक है जी। सो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 2.5 होगी। कैसे आ गई? 15,000 की कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाई 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स थी। ठीक है जी। इस तरह से ये पहला हमारा जो पार्ट है ये सॉल्व होता है। दूसरे पर आते हैं। इफ कॉस्ट आर apportioned between joint products on a physical unit basis, what was the total cost of product P production in June? अगर हम सेल्स वैल्यू की बेसिस पर नहीं बल्कि प्रोडक्शन के यूनिट्स की बेसिस पर अपने खर्चों को बांट रहे होते हैं। सो प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं वो मुझे पता है, दो प्रोडक्ट्स हैं पी एंड आर। ठीक है जी। और प्रोडक्शन के यूनिट्स 4,000 और 6,000 हैं, विच मीन्स के टोटल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स 10,000 हैं। सो कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4,000 एंड 20,000 की कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6,000। सो आर की जो कॉस्ट होती है वो सॉरी किसकी कॉस्ट पूछी थी उसने? पी की। 8,000 रुपये पी पर एलोकेट होते हैं। अगर मैं यूनिट्स की बेसिस पर बनाता तो फिर मेरा ये जो टी अकाउंट है इसमें यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 12 आता। ठीक है जी। तो टी अकाउंट दोबारा नहीं बना रहा, लेकिन ये दो सवाल हमने कर लिए। 8B.3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इसमें से कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो करेक्ट है? नंबर 1, a byproduct is a product produced at the same time as other products which has a relatively low volume compared with the other products। ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो है उसका वॉल्यूम मैटर नहीं करता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम लो हो। ठीक है। वॉल्यूम लो भी हो सकता है, वॉल्यूम हाई भी हो सकता है बाई प्रोडक्ट का, लेकिन जो उसकी वैल्यू होती है ना, बाई प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। जो मेन यहाँ पर की पॉइंट है वो ये है कि वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज लो या वेरी लेस। ठीक है। सो इवन इसका वॉल्यूम हाई भी हो सकता है, वॉल्यूम लो भी हो सकता है। ठीक है। और वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है? सिंस अ बाई प्रोडक्ट इज अ सेलेबल आइटम इट शुड बी सेपरेटली कॉस्टेड इन द प्रोसेस अकाउंट एंड शुड एब्जॉर्ब सम ऑफ द प्रोसेस कॉस्ट। नहीं, बाई प्रोडक्ट जो है उसकी हम ट्रीटमेंट अलग करते हैं और उससे आने वाला जो सेल्स रेवेन्यू होता है वो प्रोसेस की कॉस्ट में हम लेस करते हैं या अलग से उसको एज अ सेल्स रेवेन्यू बुक करते हैं, लेकिन उस पर कॉस्ट एलोकेट नहीं करते हैं। करेक्ट। तीसरा, कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन आर नोन एज कॉमन और जॉइंट कॉस्ट। ये सही है। जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे होते हैं तो जितने भी खर्चे पॉइंट ऑफ सेपरेशन से पहले करते हो वो कॉमन या जॉइंट कॉस्ट होता है। ये सही है। 8B.4, a company manufactures two joint products and one product in a single process. Data for November are as follows. रॉ मटेरियल का इनपुट, कन्वर्जन की कॉस्ट। मैं यहाँ पर टी अकाउंट बना लूँ। रॉ मटेरियल 2,16,000, कन्वर्जन कॉस्ट 72,000। देयर वर नो इन्वेंटरीज एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द पीरियड। और बनकर क्या आया? ज्वाइंट प्रोडक्ट ई बनकर आया। ज्वाइंट प्रोडक्ट क्यू बनकर आया और बाई प्रोडक्ट
एक्स बनकर आया। बाई प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू दी प्रोसेस अकाउंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने पढ़नी होगी कि बाई प्रोडक्ट से आने वाले सेल्स रेवेन्यू का क्या करा जा रहा है। मल्टीपल पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जो फॉलो हो रही होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि बाई प्रोडक्ट से आने वाला जो सेल्स रेवेन्यू है वो प्रोसेस अकाउंट में जिस तरह से नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आती है वैसे ही यहाँ पर आएगा। सो बाई प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स हैं? 2000। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। सो आपने 2000 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से बेचे होंगे। जब आपने 2000 यूनिट्स 2 रुपए के हिसाब से बेचे तो 4000 रुपए की इसकी स्क्रैप वैल्यू बनती है। जॉइंट कॉस्ट और अपोर्शन ऑन अ सेल्स वैल्यू बेसिस। जॉइंट कॉस्ट को सेल्स वैल्यू की बेसिस पे बांटा जाता है। व्हाट वर द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्यू इन नवंबर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या नेट कॉस्ट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 2,16,000 प्लस 72,000 माइनस 4,000। ये वो कॉस्ट है जो मुझे ई और क्यू के बीच में बांटनी है। ठीक है, ये नेट कॉस्ट आई कैसे? 2,16,000 मटीरियल के, 72,000 कन्वर्जन कॉस्ट के, और उसमें से माइनस कर दिया 4,000 जो कि बाई प्रोडक्ट एक्स से आने वाला सेल्स रेवेन्यू है। अब इसको बांटना है सेल्स वैल्यू की बेसिस पर, सेल्स रेवेन्यू की बेसिस पर। मेरे पास यूनिट्स है 21,000 और 18,000। सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 और 10। सेल्स रेवेन्यू कितना है? 21,000 इंटू 15 और 18,000 इंटू 10। सो इन दोनों का टोटल कितना बनता है? 495,000। इस बेसिस पर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सो 284,000 डिवाइडेड बाई 495,000 मल्टीप्लाइड बाई 315,000। और दूसरे केस में क्या होगा? 284,000 डिवाइडेड बाई 495,000 मल्टीप्लाइड बाई 18,000। ठीक है, दोनों साइड्स बैलेंस भी हो रही होंगी। सो ये मेरे पास 8B.4 है। सही है। यानी कि उसने हमसे क्या पूछा था कि क्यू की क्या फुल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, तो वो 103,273। 103,273, यानी कि आंसर होगा बी। 8B.5 a company manufactures three products, one by product from a single process. Data for me are as follows. ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरीज नहीं है, रॉ मटेरियल का इनपुट है और कन्वर्जन कॉस्ट है। मैं ब्रीफली अपना प्रोसेस अकाउंट बना लूं। ये मेरा प्रोसेस अकाउंट बन जाता है। इसमें आपके पास रॉ मटेरियल है 180,000। इसमें आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है 50,000। ठीक है। अच्छा, ज्वाइंट प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? LMN और बाई प्रोडक्ट आर है। अच्छा जी, बाई प्रोडक्ट सेल्स रेवेन्यू इज क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। बाई प्रोडक्ट का जो सेल्स रेवेन्यू है वो सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट होने का मतलब ये है कि आ, आप इसको प्रोसेस के अकाउंट में अकाउंट फॉर नहीं करते हो, डायरेक्टली सेल्स रेवेन्यू में इसको इंक्लूड कर लेते हो, शामिल कर लेते हो। सो अगर इस तरह से कहीं पर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप आर से आने वाला जो सेल्स रेवेन्यू है वो प्रोसेस के अकाउंट में नहीं लिखोगे। ठीक है। जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड ऑन अ सेल्स वैल्यू बेसिस। और जो जॉइंट कॉस्ट है वो सेल्स वैल्यू बेसिस पर एलोकेट होगी, अपोर्शन होगी। यहाँ पर तो जीरो होगा, इधर कोई सेल्स रेवेन्यू या कोई भी क्रेडिट साइड पर अमाउंट नहीं आएगी, वो डायरेक्टली सेल्स रेवेन्यू के अकाउंट में, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही होगी। अच्छा, LM और इन तीन प्रोडक्ट्स हैं, इनके यूनिट्स कितने हैं? 3,000, 2,000, 4,000। सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है 32, 42, 38। सेल्स रेवेन्यू 3,000 इंटू 32, 2,000 इंटू 42, 4,000 इंटू 38। टोटल सेल्स रेवेन्यू लिख लेते हैं 332,000। सो कैसे हम बांटेंगे कॉस्ट? कॉस्ट कितनी है टोटल?
जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। टोटल कॉस्ट जो है वो 180,000 और 50,000 यानी कि 230,000 है। सो एल के लिए 230,000 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय एल वाला सेल्स रेवेन्यू, 230 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय एल वाला सेल्स रेवेन्यू। एम के लिए अगेन 230,000 डिवाइडेड बाय 332,000 मल्टीप्लाइड बाय 84,000 और एन के लिए अगेन 230,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 332,000 मल्टीप्लाइड बाय 152,000। सो अब अगर हम दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड्स टोटल करते हैं, ये बैलेंस भी हो जाती हैं। और हमसे उससे पूछा था कि एम की फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, 58,192.77 या 193। सो सी इसका आंसर होगा। अगला है 8B.6, टू प्रोडक्ट जी एंड एच आर क्रिएटेड फ्रॉम अ जॉइंट प्रोसेस, जी कैन बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर स्प्लिट ऑफ। इसका मतलब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला सवाल है। आप जो है ना वो दो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जी एंड एच, और वो दोनों एक जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेस में बना रहे थे। ये आपका एक जॉइंट प्रोसेस था जिसमें जी एंड एच दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे। टू प्रोडक्ट्स जी एंड एच आर क्रिएटेड फ्रॉम अ जॉइंट प्रोसेस। ये एक जॉइंट प्रोसेस है, इस जॉइंट प्रोसेस में जी एंड एच बने, ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन है जहां पर दो जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। टू प्रोडक्ट्स जी एंड एच आर क्रिएटेड फ्रॉम अ जॉइंट प्रोसेस, जी कैन बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर स्प्लिट ऑफ। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे दो चीजें अलग हुई और जी जो है ना वो अलग होकर बिक बिक सकता है। ठीक है, जी जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद अलग होकर बिक गया। एच रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर इट इज इन अ सेलेबल कंडीशन। एच जो है वो बिकने से पहले एक फर्दर प्रोसेस में जाएगा, फिर बिक सकता है, मजीद उस पर खर्चा होगा। देर आर नो ओपनिंग इन्वेंट्रीज एंड नो वर्क इन प्रोग्रेस, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर लास्ट पीरियड। टोटल ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 384,000 है, यानी कि इन दोनों की यहाँ तक की इनकर्ड कॉस्ट 384,000 है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोडक्ट एच की मजीद इस पे जो खर्चा लगा है वो 159,600 है। प्रोडक्ट GH selling price, sales units, production units. Using the physical units method for apportioning the joint production cost, what was the cost value of the closing inventory of product H? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन यूनिट्स G और H के, तो G के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो 4,12,000 है और H के 228,000 है। यूनिट सोल्ड जी के 4 लाख है और एच के 200,000 है। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स यहाँ पर 12,000 है और यहाँ पर 28,000 है। पहला काम जो मैंने किया है ना वो यूनिट्स ढूंढ दिए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के कितने जो यूनिट्स है ना वो होने चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के मैंने यूनिट्स ढूंढ लिए हैं। अब वो ये कहता है कि जो जॉइंट कॉस्ट है वो यूनिट्स के मेथड से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि 384,000 की अगर जॉइंट कॉस्ट है ना, आपकी जो जॉइंट कॉस्ट है वो कितनी है, 384,000। ये आप जी और एच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करोगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, टोटल यूनिट्स कितने हैं जो प्रोड्यूस हुए थे, 640,000। ठीक है जी। सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये कॉस्ट, 384,000 की कॉस्ट है,
ठीक है, 384,000 की कॉस्ट है। सो आप करोगे ये 384,000, 384,000, 384,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल 640,000 मल्टीप्लाइड बाई जी के यूनिट्स यानी कि 4,12,000। इसी तरह से 384,000 यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 640,000 मल्टीप्लाइड बाई 228,000। ये आपने ज्वाइंट कॉस्ट को जी और एच के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन एच की कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी थी। एच की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 159,600। सो जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट है जी के सारे यूनिट्स बनाने की टोटल कॉस्ट 247,200, एच के सारे यूनिट्स बनाने की कॉस्ट 296,400। ठीक है। अच्छा, अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी होती तो 247,200 में जी के 4,12,000 यूनिट्स बने और 296,400 में एच के 228,000 यूनिट्स बने। सो ये कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से आ जाती। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर ढूंढनी है तो जी का एक यूनिट 0.6 का है और क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 यूनिट्स है, इनकी वैल्यू 7,200 बनती है। और एच का एक यूनिट 1.3 का बना है और क्लोजिंग स्टॉक में 28,000 यूनिट्स हैं। सो 28,000 यूनिट्स की वैल्यू 36,400 होगी, विच मीन्स के ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। Two products W and X are created from a joint process. Both products can be sold immediately after a split off. There are no opening inventories or work in progress. The following information is available for last period. Total joint production cost 776,160. So again आपके पास joint cost है और इस joint process से दो चीजें बनकर आई हैं, W, X, और ये वाला खर्चा 776,160 है। प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए, सेल्स के यूनिट्स दिए हुए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। यूजिंग द सेल्स वैल्यू मेथड ऑफ अपोर्शनिंग द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरीज ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर लास्ट पीरियड। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए टी अकाउंट भी बना लेता हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन अच्छी बात है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास यहाँ पर इस तरह से ये टी अकाउंट बनेगा। इसमें आपकी कुछ जॉइंट कॉस्ट इनकर हुई है 776,160। इससे W और X बनकर आए। ओपनिंग क्लोजिंग WIP वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने इन दोनों का यहाँ पर कॉस्ट का अमाउंट लिखना होगा। अच्छा, टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है वो 776,160 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सेल्स वैल्यू मेथड पर। सो प्रोडक्शन के यूनिट्स W, X 12,000, 10,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 10 और 12, सेल्स रेवेन्यू 12,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 12, यानी कि टोटल 24,000 का सेल्स रेवेन्यू है। सो जब हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे W और X के बीच में, सो वो हो जाएगा 776,160 डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स रेवेन्यू इंटू W का सेल्स रेवेन्यू यानी कि 12,000, और अगेन टोटल ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई X का सेल्स रेवेन्यू विच इज 12,000, 388080। अच्छा, इससे पूछा था व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर लास्ट पीरियड। सो अब हमें क्लोजिंग इन्वेंटरी की तरफ जाना है। अगेन ऊपर की ही तरह की वर्किंग होगी। प्रोडक्शन के हमारे पास दो चीजें W है और X है। प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं, W के 12,000 यूनिट्स और X के 10,000 यूनिट्स बने। सेल्स यूनिट सोल्ड कितने हैं, 10,000 और 8,000। सो अगर मैंने W के 12,000 यूनिट्स बनाए और 10,000 यूनिट्स बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा,
12,000 माइनस 10,000 यानी कि 2,000, और एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? 10,000 माइनस 8,000 यानी कि 2,000। यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये डब्ल्यू और एक्स के सारे यूनिट्स की वैल्यू आई है ना, ये टोटल कॉस्ट है जो आपने यूनिट्स के बेसिस पर बांटी थी। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे? 3,880,80 डिवाइडेड बाई 12,000, एंड एक्स के लिए क्या करेंगे? 3,880,80 डिवाइडेड बाई 10,000। सो यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन के यूनिट से डिवाइड करो, टोटल कॉस्ट को प्रोडक्शन के यूनिट से डिवाइड करो तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट है, इसको क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई किया, और इधर भी कॉस्ट पर यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा था? 8B.7 हम कर रहे हैं, यूजिंग द सेल्स वैल्यू मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट एक्स फॉर लास्ट पीरियड। प्रोडक्ट एक्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रोडक्ट एक्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू होगी? 77616, यानी कि डी हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 8B.8, two joint products A and B are produced in a process. Data for the process for the last period are as follows: product A और B tons, sales के production के units हैं। Common production cost in the period were 12,000. There was no opening inventory. Both products had a gross profit margin of 40%. Common production costs were apportioned on a physical basis. What was the gross profit for product A in the period? चलिए जी, तो सबसे पहला काम, हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी है? जॉइंट कॉस्ट कह लो या कॉमन कॉस्ट कह लो, वो है 12,000। अच्छा, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। ए के जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो 600 हैं और बी के 400। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1,000। सो अब कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट कैसे आएगी? हमें यूनिट्स की बेसिस पर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 12,000 की कॉस्ट 1,000 यूनिट्स की है, 12,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 600, और इसी तरह से 12,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 400। इस तरह से आपकी जो कॉस्ट है ए और बी के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जो 12,000 की कॉमन कॉस्ट थी उसमें से ए और बी की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मैंने ए और बी में बांट दी। ठीक है, पहली चीज हो गई। अच्छा, अब आ, देखिए आपके जो प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं वो 600 और 400 हैं, और यूनिट सोल्ड 480 और 320 है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट भी ढूंढ लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि अगर आपने 7200 की कॉस्ट कर कर 600 यूनिट्स बनाए तो एक यूनिट 12 का पड़ा, और अगर आपने 4800 की कॉस्ट इनकर कर कर 400 यूनिट्स बनाए तो एक यूनिट अगेन आपको 12 का पड़ा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बात याद रहे कि देखिए कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में तो उन यूनिट्स की कॉस्ट आती है जो हमने बेचे होते हैं, जो बिके होते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने 480 यूनिट्स बेचे हैं। जो यूनिट्स बेचे उनका एक पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू होगा, लेकिन उनको जो मैंने बेचे यूनिट्स, अगर एक यूनिट 12 का पड़ा था मुझे, तो मैंने जो यूनिट्स बेचे उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5760 होगी, और यहाँ पर भी 320 इंटू 12 यानी कि 3840 होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, ये सारी अलग बातें। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट से अगर मैं प्रोडक्ट ए का
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ तो सेल्स रेवेन्यू आएगा, लेस लिखेंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्शन की वैल्यू उसके बाद आती है। प्रोडक्शन की वैल्यू जो आएगी एक ही जो प्रोडक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, टोटल जो आपके पास कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट आ रही है 7200, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने की जरूरत तो नहीं है सवाल में, लेकिन ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम ज्यादा चीजें कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट 480 है, क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स होंगे, मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अगर यूनिट्स देखूं तो आपके जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स होंगे ना, वो होंगे, आपने 600 में से 480 यूनिट्स बेच दिए, 600 में से 480 अगर यूनिट्स बेच दिए तो 220 यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में आएंगे। सेल्स रेवेन्यू जो ए का होगा उसमें से ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 4560 वाला अमाउंट माइनस होगा, तो आप कहाँ पहुंचोगे, ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुंचोगे। यही चीज हम जो है वो वहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैंने ओके 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 ओके, ये 600 में से 480 अगर आपने यूनिट्स बेच दिए तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में 120 यूनिट्स होंगे। अब आप जरा ये देखिएगा कि ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मैच कर रहा है लॉजिकली। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आता है, और यहाँ पर भी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट आ रहा है, जो चीजें आपने बेची हैं उसकी ये कॉस्ट है। इसी तरह से ये जो चीजें बेची हैं इसकी कॉस्ट है, बी का पीएनएल नहीं बनाता, ए का मैंने बना दिया। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, मार्जिन अप्लाई होता है सेल्स रेवेन्यू पर, यानी कि जितने की मैंने चीजें बेची हैं उसका 40% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है और 60% मेरी कॉस्ट होती है, और उसने आपसे ग्रॉस प्रॉफिट ही पूछा। देखिए यहाँ पर एक वर्किंग करते हैं, कॉस्ट कितनी है 5760, जीपी मार्जिन कितना है, जीपी मार्जिन है 40%। अब दो तरह से आप इसको कर सकते हो। मेथड नंबर वन ये है कि आप रेशो वाला मेथड अप्लाई कर लो, कि लेट से अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू 100 है, लेट से कि मेरा सेल्स रेवेन्यू 100 है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, अगर मेरा सेल्स रेवेन्यू 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 का 40%, 100 का 40%, 100 का 40% कितना बनता है, 100 का 40% 40 बनता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, 100 माइनस 40 यानी कि 60। ये आपने एक रेशियोज फॉर्म कर लिए 100 के हिसाब से, अगर सेल्स रेवेन्यू 100 है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, उसका मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू का 40% ग्रॉस प्रॉफिट है, सो बाकी 60% आपकी कॉस्ट है। अब आप यहाँ पर एक्चुअल फिगर्स प्लॉट कर लो, आपको 5760 जो पता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, तो उसकी उसके अगेंस्ट आप 5760 लिख लो। ये 60 पोर्शंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको 100 पोर्शंस मालूम करने हैं, सो 5760 डिवाइडेड बाई 60, 5760 60 पोर्शंस रिप्रेजेंट करता है, 5760 के 60 से डिवाइड करो, एक पोर्शन की वैल्यू आएगी। सेल्स रेवेन्यू मालूम करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 पोर्शंस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है, अगेन 5760 रिप्रेजेंट 60 पोर्शंस, सो 5760 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 40 है। ठीक है जी, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। इस मेथड में अगर आप लेट से सेल्स रेवेन्यू को x लिख दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपके पास 5760 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, मार्कअप नहीं है। मार्कअप एक अलग चीज होती है, मार्जिन एक अलग चीज होती है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप नहीं है। मार्जिन का मतलब ये है कि सेल्स रेवेन्यू का 40%, सेल्स रेवेन्यू का 40% यानी कि एक्स अगर मैंने सेल्स रेवेन्यू को कंसिडर करा तो एक्स का 40% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस, अच्छा 40%, 40% एक्स का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 0.4x। ठीक है, अब 0.4x जो राइट साइड पर है वो लेफ्ट साइड पर आएगा, तो x में से माइनस होगा, विच मीन्स ये हो जाएगा x माइनस 0.4x
और 5760 माइनस 5760 सीधे हाथ पर चला जाएगा तो प्लस 5760 बन जाएगा। यह बन जाएगा 0.86x इज इक्वल्स टू 5760 और x जो होगा वो हो जाएगा 5760 डिवाइडेड बाई 0.6। इस तरह से भी अगर आप वर्कआउट करोगे तो ये आपके पास सेम आंसर देगा विच इज 9600। x की वैल्यू आई है, 9600 x की वैल्यू आई और x किसकी जगह लिखा था, सेल्स रेवेन्यू की जगह। सो कॉस्ट, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है तो वो इसी का 40% ले लो या इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। ठीक है, विच इज 3840। तो ये दो अलग अलग मेथड से मैंने आपके सामने सवाल को सॉल्व किया। अच्छा, व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट ए? प्रोडक्ट ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना होगा, विच इज ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है 3840 मेरा आंसर होगा। आगे चलते हैं 8B.9। a process produces two joint products A and B in equal physical units. A and B are sold at a split of 0.45 per kg and 8 per kg. There are no further cost after the split of point. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। लेट से वो कहते हैं कि ए एंड बी दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेट से 2 यूनिट्स और 2 यूनिट्स। ऐसे एक एग्जांपल ले ली, 2 यूनिट्स ए के बन रहे हैं, 2 यूनिट्स बी के बन रहे हैं, तो टोटल 4 यूनिट्स बन रहे हैं। ए एंड बी आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कि दोनों पे कोई फायदा खर्चा नहीं होता, जिस कंडीशन में उस कंडीशन में उसको बेच दिया जाता है फॉर $5 एंड $8 पर केजी, और 5 और 8 पर केजी में बेचा जाता है। लेट से हमारी ज्वाइंट कॉस्ट जो थी वो टोटल 10 रुपए थी। समझने के लिए एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। सो अगर यूनिट्स की बेसिस पर इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो इट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 रुपए इधर आएंगे, और 10 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 रुपए इधर आएंगे। ठीक है जी। जो आपकी ज्वाइंट कॉस्ट है 10 रुपए की, वो ज्वाइंट कॉस्ट 10 रुपए की 5 और 5 रुपए के हिसाब से इन दोनों में बढ़ जाएगी, इक्वल बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कहीं सवाल में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल लेने के जरिए हम इसको आसानी से शायद कर सकते हैं। अच्छा, अब उससे पूछा है जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन अ रिलेटिव सेल्स वैल्यू बेसिस। ओहो, अच्छा, एक मिनट। A process produces two joint products A and B in equal physical quantities. A and B are sold at a split of point for $5 and 8. There are no further cost after the split of point. If joint costs are apportioned on a relative sales value basis. ओहो, सेल्स वैल्यू बेसिस पर बांटना। चले, दो यूनिट्स बचे बने। सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 और 8। सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 2 इंटू 5 इज 10, 2 इंटू 8 इज 16। लेट से आपकी जो ज्वाइंट कॉस्ट है वही 10 रुपए है। सो अब मुझे इसको सेल्स वैल्यू बेसिस पे बांटना है। टोटल सेल्स रेवेन्यू 26 है, सो 10 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 10 यहाँ पर जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 16 यहाँ पर जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, बोथ प्रोडक्ट्स विल हैव द सेम रिटर्न ऑन सेल्स रेवेन्यू या ऑपरेटिंग मार्जिन। अच्छा देखिए, हम P&L भी बना लेते हैं। ए से आने वाला टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 10 रुपए। बी से आने वाला टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, 16 रुपए। अच्छा, ये यूनिट्स कहाँ से आए, हमने एज्यूम करे, बस सिर्फ सवाल से ये कंडीशन उठा ली। सवाल ने ये कहा था कि ए के उतने ही यूनिट्स बनते हैं जितने बी के, तो ए और बी दोनों के 10 दो यूनिट्स एज्यूम करे। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी, सेल्स रेवेन्यू यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस से आ गया, और फिर मैंने जो अमाउंट आया, जो मेरे पास अमाउंट आया, उस अमाउंट को मैंने एज्यूम किया ज्वाइंट कॉस्ट 10 रुपए है, और उसको मैंने सेल्स रेवेन्यू की बेसिस पर बांटा। ए के लिए 10 रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई 26 इंटू ए का सेल्स रेवेन्यू, और बी के लिए 10 रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स रेवेन्यू इंटू बी का सेल्स रेवेन्यू। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा वो ए का ये वाला होगा और बी का ये वाला होगा। जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा, ए का कितना होगा, 6.15 समथिंग, और बी का 9.8 समथिंग। उससे आपसे पहला सवाल पूछा, बोथ प्रोडक्ट्स विल हैव द सेम रिटर्न ऑन सेल्स रेवेन्यू। रिटर्न ऑन सेल्स रेवेन्यू यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करनी है।
तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं, दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, और अगर हम देखते हैं तो वाकई में दोनों प्रोडक्ट्स का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम आ रहा है। ए का भी सेम उतना ही आ रहा है 61.54% और बी का भी 61.54% आ रहा है, तो पहला जुमला तो सही है। दूसरे जुमले क्या है, प्रोडक्ट विल हैव द हायर रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो। अब देखो पहला या दूसरा दोनों में से एक ही जुमला सही हो सकता था, ऐसा नहीं है कि एक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, दोनों का बिल्कुल बराबर है। द कॉस्ट पर केजी विल बी दी सेम फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। क्या कॉस्ट पर केजी या कॉस्ट पर यूनिट दोनों की सेम होगी? देखते हैं। देखें ए पर कितनी कॉस्ट लगी है, 3.846154, और ए के कितने यूनिट्स बने हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से दो, तो ये आता है 1.9। और बी की टोटल कॉस्ट लगी है 6.153 समथिंग, और बी के कितने यूनिट्स बने हैं, दो। सो इस पे कुछ और आता है, तो इसीलिए तीसरा जुमला गलत है। चौथा जुमला है द कॉस्ट पर केजी ऑफ प्रोडक्ट विल बी हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट बी। ए की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बी से ज्यादा है, नहीं कम है। ठीक है जी, तो ए हमारा सही आंसर है, बोथ प्रोडक्ट्स विल हैव द सेम रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो। 8B.10 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बाई प्रोडक्ट्स। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो बाई प्रोडक्ट्स की अकाउंटिंग का ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, सही नहीं है, गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले में लिखता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। पहला वाला मेथड बिल्कुल सही है। बाई प्रोडक्ट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये है कि बाई प्रोडक्ट से आने वाला सेल्स रेवेन्यू, या बाई प्रोडक्ट से आने वाला सेल्स रेवेन्यू माइनस बाई प्रोडक्ट पर अगर कोई खर्चा करना है तो उस पर लगने वाली कॉस्ट, इसका जो नेट आंसर आता है उसको मैं अपने प्रोसेस के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दूं, यानी कि अपनी टोटल प्रोसेस की कॉस्ट को लेस कर दूं। जिस तरह से हमने ऊपर एक आधे सवाल में ऐसा किया भी है, ये जिस तरह से आपके पास बाई प्रोडक्ट एक्स का जो सेल्स रेवेन्यू है वो यहाँ पर आ रहा था, तो ये प्रोसेस की टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा था। प्री सेपरेशन कॉस्ट और अपोर्शन टू दी बाई प्रोडक्ट टू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट, नहीं, बाई प्रोडक्ट पर कोई भी कॉस्ट जो है वो एलोकेट अपोर्शन नहीं करी जाती, तो ये दूसरा तो गलत है। फिर सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट से आने वाला सेल्स रेवेन्यू है, इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट से माइनस होता है। बेहतर ये है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू का लफ्ज यूज हो। नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो हम लेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बाई प्रोडक्ट पे लगने वाला कोई खर्चा है तो वो जो है वो खर्चा भी हमें रिड्यूस कर कर जो नेट आंसर आता है ना, उसको हमें माइनस करना पड़ता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, बाई प्रोडक्ट इनकम लेस दी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट्स इज एडेड टू दी सेल्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट की इनकम लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इज एडेड। अच्छा, उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर बाई प्रोडक्ट्स ना, ए बी सी डी। कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, यस। प्री सेपरेशन कॉस्ट्स आर अपोर्शन टू द बाई प्रोडक्ट टू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट, नो। सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। देखो इसके लिए हम इसलिए इसको कह सकते हैं कि यस ये हो सकता है। वैसे तो हम एनआर भी हमें डिडक्ट करनी चाहिए, लेकिन लेट से कोई बाई प्रोडक्ट है जिसपे कोई फर्दर कॉस्ट ही इनकर नहीं हो रही, यानी कि उससे आने वाला जो सेल्स रेवेन्यू है वही उसका फुल एंड फाइनल अमाउंट है, तो उसके इसमें तो हम वही डिडक्ट कर देंगे। बाई प्रोडक्ट इनकम लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट्स इज एडेड टू द सेल्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट से आने वाली इनकम लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, और उसके बाद उसको सेपरेट करने के बाद उस पर लगी हुई जितनी भी कॉस्ट है, यानी कि इफेक्टिवली उसकी एनआरवी,
इज एडेड टू द सेल्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट, यानी कि हम उसको जो मेन हमारा P&L होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसके सेल्स रेवेन्यू में उसको इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है ना। अच्छा, तो भी इसका आंसर होगा। आखिरी 8B.11, इन अ पीरियड अ प्रोसेस प्रोड्यूस 2000 kgs ऑफ अ मेन प्रोडक्ट, 400 kgs ऑफ अ बाई प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 5000 और 1800 kgs of the main product were sold at $10 per kg and all of the byproduct produced were sold at $1 per kg. There was no opening inventory. If the sale income of the byproduct is deducted from the cost of production, what is the profit for the period? In a period, a process produced 2000 kgs of a main product and 400 kgs of a byproduct. The cost of production was 5000. Cost of production है ये। 1800 kgs of the main product were sold at $10 and all of the byproduct produced was sold for $1 per kg. बाई प्रोडक्ट से आने वाला सेल्स रेवेन्यू कितना? बाई प्रोडक्ट के 400 यूनिट्स हैं, हर यूनिट ₹1 के हिसाब से बिका। सो नेट कॉस्ट कितनी है? 5000 माइनस 400 यानी कि 4600। प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ पर मटेरियल है, ठीक है, 2000 kg और 5000 वैल्यू है। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट जो है 400 kg है, ठीक है। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1800 kgs ऑफ द मेन प्रोडक्ट वेर सोल्ड एट $10 पर kg और इसका आने वाला सेल्स रेवेन्यू 400 है, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पर ये दूसरी अमाउंट लिख ली। अच्छा, अब आपके पास जो यूनिट्स बनकर आए मेन प्रोडक्ट के, मेन प्रोडक्ट जो है उसकी जो कॉस्ट होगी वो कैसे आएगी? 5000 माइनस 400 यानी कि 4600। और ये कितने यूनिट्स हैं? 1800 यूनिट्स हैं। तो क्या कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस वाली कोई चीज़ भी होगी शायद, ठीक है। देखते हैं ज़रा इसको। इन ए पीरियड अ प्रोसेस प्रोड्यूस 2000, अ प्रोसेस प्रोड्यूस 2000, सॉरी, a process produce 2000 kgs of a main product and 400 kgs of a by product। अच्छा, ये 2000 है, ये 2000 नहीं है। The cost of production was 5000, 1800 kgs of the main product were sold, 1800 sold है, जब produced 2000 है, sold जो है वो 1800 है, and all of the by product were sold at $1, ठीक है। There was no opening inventory, तो इसका मतलब ये 2400 का इनपुट पावर। If the sales income of the byproduct is deducted from the cost of production, what is the profit for the period? ठीक है, ये हमारा P अकाउंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? अगर 4600 रुपये में मेन प्रोडक्ट के 2000 यूनिट बने तो एक यूनिट की कॉस्ट हो गई 2.3। या आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने इस तरह से वर्किंग करी हुई है तो इस 4600 को यूनिट से डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब 1800 यूनिट्स बिके हैं ना, तो जो 1800 यूनिट्स बिके हैं उनका सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? 1800 इंटू 10, 1800 इंटू 10, 18000। और इनकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी अगेन 1800 इंटू 2.3, 1800 इंटू 2.3। तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 13860 का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल मुझसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ लेता कि जो यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गए हैं उनकी क्या वैल्यू है, सो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स क्या होते हैं? 2000 यूनिट्स बने और 1800 यूनिट्स बिक गए, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 200 होते हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट 2.3 है। टोटल कॉस्ट क्या है? 200 यूनिट्स की 2.3 के हिसाब से टोटल 460 की कॉस्ट है, अगर पूछता है तो। सो ये हमारा फाइनल आंसर है 13860, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जॉइंट प्रोडक्ट के बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए। उम्मीद है कि आप भी ये करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स पर को ग्रिप अप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।